नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज हम करने वाले हैं एएलपी की सीबीटी 2 के अंदर पूछे गए मैथ के टॉप 50 सवाल बेस्ट अप्रोच के साथ। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से बेस्ट सॉल्यूशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो यह क्लास रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, चाहे ग्रुप डी की कर रहा हो, एनटीपीसी कर रहा हो या एएलपी की कर रहा हो या फिर आरपीएफ की कर रहा हो, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आप अंत तक जरूर देखिए। तो क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक नाव एक नदी में 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है। शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर पर घंटा है और विपरीत दिशा के अंदर 4 किलोमीटर पर घंटा है। नाव को पूरी दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर जो नाव है अपने पास नाव है और ये क्या है? धारा है। तो नाव की स्पीड मैं x मान लूं और धारा की स्पीड क्या मान लूं? मैं y मान लूं। तो दोनों, अगर नाव धारा की दिशा में चलेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी अपने पास? x प्लस y हो जाएगी। ठीक है। अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस y हो जाएगी। तो इससे आप क्या सीखे? अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? घटेगी आपस में। और अगर सेम दिशा के अंदर चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। चलो, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है और 40 किलोमीटर ही प्रतिकूल चलता है। तो 40 किलोमीटर चला धारा के अनुकूल, तो क्या होगी? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। कितनी आ गई? 16 प्लस 40 किलोमीटर धारा के विपरीत चलेगा तो माइनस हो जाएगी। 16 माइनस 4 कितना होता है? 12। नहीं, 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। यहां से टाइम आ जाएगा। 16 का भाग दो, इसके अंदर कितनी बार जा रहा है? 2.5 बार। 8 का भाग दो 40 में, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7.5 आवर आ जाएंगे। तो 7.5 घंटे के अंदर वो नाव धारा के अनुकूल और प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां आपको दे रखा है कि 3 पाइप हैं ए, बी और सी। टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। तल में एक रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 36 घंटों में खाली हो जाती है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी, यह आपको बताना है। तो जो ए है, जो टंकी को कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में। जो बी है वो भरता है कितने में? 18 में। और जो सी है वो बढ़ता है 24 घंटे के अंदर। जो टंकी है उसके अंदर एक लीकेज है, वो उसे 36 घंटों में क्या कर देता है? खाली कर देता है। तो क्या ले? इनका जो एलसीएम ले, टोटल वो जो टंकी है उसका जो वैल्यू ले, कितने ले? इनके एलसीएम के इक्वल। तो एलसीएम कितना होगा इन सभी का? 72। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है। तो जो ए है वो 1 घंटे में कितना भरेगा? 6। बी 1 घंटे में कितना भरेगा? 4। सी 1 घंटे में कितना भरेगा? 3। और जो लीकेज है वो 1 घंटे के अंदर कितना खाली कर देगा? 2 खाली कर देगा। अब सभी को एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, और जो लीकेज है उसको भी खोल दिया जाए, प्लस का होगा लेकिन ये माइनस करेगा। तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 10 और 3 13। 13 तो भर रहा है लेकिन 2 खाली हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 11। तो एक साथ खोलने पर सभी को 11 यूनिट भरेगा 1 घंटे के अंदर। तो 72 को कितनी देर में भर देगा? तो 72/11। तो 11 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है? 11 6 की 66। बचे क्या अपने पास? 6। तो 60 हो गए। 11 पंजे 55, बचे कितने? 50। 11 चौक 44, 6.54। क्या रहा है? 6.54। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 6.55 आवर के अंदर क्या हो जाएगी? वो टंकी भर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो, समझ में आ रहा है? चलो, यहां आपको दे रखा है कि एक हीरे की अंगूठी का मूल्य 85,000 है
पहले इसके मूल्य में 11% की कमी की जाती है और फिर कम किए गए मूल्य में 4% की कमी की जाती है। दोनों छूट के बाद अंगूठी का जो अंकित वो क्या नाम से अंतिम मूल्य है वो आपको बताना है। चलो बताते हैं। कितना था? 85,000। ठीक है, पहले क्या हुआ, 11% की कमी हुई तो कितना हो गया? 89/100। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, 4% की कमी हो रही है तो कितना हो गया? 96/100। अब अंतिम मूल्य आपको बताना है। तो एक तो क्या तरीका है, इन सबको सिंप्लीफाई करो और आप आंसर निकालो। दूसरा तरीका क्या है, डिजिटल सम से आप इसका आंसर निकालो। डिजिटल सम से कैसे कर सकते हो? तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 8 और 5 13। 13 का डिजिटल सम कितना होता है? 4 होता है। 8 और 5 13 हुआ, 13 का डिजिटल सम कितना हो गया? 4 हो गया। इंटू 8 और 9 का डिजिटल सम कितना होता है? 8 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 9 कितने हो गए? 17। 17 और एक और 7 कितने हो गए? 8। और 9 और 6 का डिजिटल सम कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ये क्या है? डिजिटल सम। तो कितना आ गया डिजिटल सम इनका? 8 चौक 32 का 5 और 6 पंजे 30 का कितना आ गया? 3 डिजिटल सम। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या यहाँ पे 3 आ रहा है? 7 और 2 9, तो 9 आते उसको कैंसिल कर दो। 6 और 4 10 का क्या आता होगा? 1। ये नहीं आ रहा। 7 और 2 9 और 6 4 10 और 2 कितने आ गए? 12। 12 का डिजिटल सम कितना होता है? 3 होता है। तो ये करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे सी को भी चेक कर लो। 7 और 4 11, 11 और 6 कितने हो गए? 17, 17 और 2 19 और 4 कितने हो गए? 23। 23 का डिजिटल सम कितना होता है? 5। 7 और 3 10 और 6 कितने हो गए? 16, 16 और 2 18, 4 22, 22 क्या होता है डिजिटल सम? 4। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको जो डेटा दे रखा है उसकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका निकालने के दो तरीके होते हैं। जो दिया गया जो डेटा है उसको एक तो करो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखो। दोनों में से किसी भी ऑर्डर के अंदर आप लिख सकते हो, या तो असेंडिंग में लिख दो या फिर डिसेंडिंग। आपने असेंडिंग में लिख दिया मान लो, तो असेंडिंग के अंदर लिख लिया तो उसके बाद में जो उनके बीच की डेटा के अंदर जो बीच का डेटा होगा, बीच की संख्या होगी, वही क्या होगा? इसका माध्यिका होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं माध्यिका। असेंडिंग ऑर्डर तो आप खुद करके चेक कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूं। क्या करना है, अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मान लो कोई डेटा था अपने पास 5 6 7 8 11, तो इसकी माध्यिका क्या होगी, कैसे निकालते हो? तो बीच की होती है, तो बीच को कैसे निकालेंगे? पहले इस साइड का एक कैंसिल करो, इस साइड का कैंसिल करो, इसका करो, इसका करो, बीच में क्या गया? 7। तो इसकी माध्यिका क्या हो गई? 7 हो गई है। चलो निकालते हैं अब क्वेश्चन की माध्यिका। पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 15। 15 को कैंसिल कर दो। फिर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 40 है, 40 को कैंसिल कर दो। फिर 15 से बड़ी संख्या क्या है? 17 है, 17 को कैंसिल करो। और 40 से छोटी संख्या क्या दे रखी है? 35 दे रखी है, इसे कैंसिल कर दो। फिर 17 से बड़ी संख्या क्या है? 18, 18 को कैंसिल करो। 35 से छोटी संख्या क्या है? 31, 31 को कैंसिल करो। 18 से बड़ी संख्या 19 है, 31 से छोटी संख्या 30 है। ठीक है, और 19 से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 20। और अपन ने 30 को किया था, 30 से छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 29, 28, 28 आ जाएगी। ठीक है, 18 पे अपन कहां पहुंच गए? 20 तक। तो 20 से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 20 से बड़ी संख्या 21 होगी, या फिर 22 23, 23 आ रही है। 23 इधर काट दिया, इधर क्या काट देंगे? 28 काट ही दिया, 27 काट देंगे। फिर 24 काट देंगे, 24 काट दिया, ये लो 24 काट दिया। बची क्या अपने पास? 25 काट देंगे। ठीक है, किधर से 25 काट दिया अपन ने? कोई अंक ज्यादा तो नहीं काट दिया अपन ने? एक मिनट वापिस।
इरेज करते हैं। और यहां से देखिए कितनी संख्या है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी संख्या है, 16 संख्या। चलो काटते हैं। पहले काटेंगे छोटी संख्या 15, फिर अपन ने काटा इधर से सबसे बड़ी संख्या 40, फिर 15 से बड़ी संख्या कौन सी है, 17। यहाँ 40 से छोटी संख्या 35, फिर 17 से बड़ी संख्या 18, 35 से छोटी संख्या क्या है 31, 18 से बड़ी संख्या 19 और 31 से छोटी संख्या क्या आ गई 29। 29 कहीं दे ही नहीं रखा, 30 दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, 19 काट दी, फिर क्या काटेंगे 20 काटेंगे, तो 30 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 28, 28 होगी। फिर 20 से बड़ी संख्या क्या है, 20 से बड़ी संख्या आपको दे रखी है, अपने 19 तो काटा ही नहीं, एक 19, पहले 19 कटेगा। ठीक है, क्या बचा 20 काट दिया, इधर क्या काट दिया अपन ने 28 काट दिया, तो बचा 27, 27 काट दिया। बचे क्या अपने पास 20 काट दिया, तो 20 से बड़ी संख्या क्या है, 20 से बड़ी संख्या अपने पास 23, और जो अपने पास 27 से छोटी संख्या क्या है 25। तो दो संख्या अपने पास बच गई, 25 और 24। इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा 49/2 कितने आ गए 24.5 आ गए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलो यहां आपको दे रखा है कि 8 संख्याओं का औसत 45 है। यदि एक संख्या 59 को 18 दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो औसत कितना अपने पास 45 है, नई संख्या जो 18 संख्या वो 59 है, वो 45 से कितना ज्यादा है, औसत से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 14 ज्यादा है। तो जब 59 को उठाएंगे तो जो टोटल संख्या उसमें 14 का कमी करेगी, और यहां पे कितनी संख्या बच जाएगी 8 थी, 1 हटा दिया तो 7 बची, 7 के अंदर 14 की कमी हो रही, तो एवरेज कितनी कमी होगी 2 की कमी होगी। और एवरेज कितना था पहले 45, -2 कर दो, कितना बचा 43। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां आपको दे रखा है कि एक ट्रेन X विपरीत दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन Y में बैठे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। हालांकि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती है तो ट्रेन X द्वारा उस व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन X की लंबाई 360 किलोमीटर 60 मीटर है और ट्रेन Y की लंबाई 240 मीटर है, तो ट्रेन Y की चाल क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। विपरीत दिशा में चल रही, जो विपरीत दिशा है उसके अंदर चल रही जो ट्रेनें हैं X और Y विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में 8 सेकंड के अंदर पार कर जाती है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी X प्लस Y। ठीक है, X प्लस Y क्या आ गया, X प्लस Y दोनों की स्पीड मान ली मैंने, X ट्रेन की X स्पीड मान ली और Y ट्रेन की Y स्पीड मान ली। ठीक है, ये 8 सेकंड के अंदर पार कर रहे हैं जब विपरीत दिशा में चल रही है। और ये क्या आ गई, स्पीड इंटू टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, चाहे से विपरीत दिशा में आए दोनों ट्रेनें या सेम दिशा से आए दोनों ट्रेनें, तो जो डिस्टेंस होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, आगे आपको दे रखा है दोनों ट्रेनें जब एक ही दिशा में चल रही होती है तो ट्रेन X द्वारा उसी व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। जब एक दिशा में चलेगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, X माइनस वाई। और कितना समय लेगी, 20 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, कैंसिल कर दो इसे, ये कितनी बार 5 बार और ये 4 बार। तो X प्लस वाई बटे X माइनस वाई आ गया 5/2, 4 बार नहीं 2 बार, 5/2 आ गया है। ठीक है, अब यहां आपसे क्रॉस मल्टीपल करके भी आप X और Y की वैल्यू निकाल सकते हो, या C एंड D से।
सी एन डी करके भी निकाल सकते हो। सी एन डी करते हैं अपन डायरेक्ट एक्स बटे वाई इक्वल होता है 5 + 2 कितने हो गए 7 और 5 - 2 कितने हो गए 3। इनको मान लेते हैं 7a और 3a मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया। अब क्या करते हैं, जो ट्रेन एक्स है विपरीत दिशा ये वाला लेते हैं, तो इससे अपने पास क्या निकल करके आएगी, डिस्टेंस तो अपने पास है। डिस्टेंस क्या अपने पास, डिस्टेंस चल रही है एक्स विपरीत दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन वाई में बैठे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आप बोलोगे सर वो खुद की लंबाई के इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो खुद की लंबाई कितनी है, पहली एक्स की लंबाई 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर हो गई। ठीक है, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई 7 और 3 10, तो 10 a इनटू टाइम कितना अपने पास 8 का। ठीक है, काटो, ए काट दिया, तो एक की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, एक की वैल्यू आ जाएगी 36 बटे 8, तो 8 चौक 32, तो ए अपने पास आ गया 4.5, या लिख सकते हो 9 बटे 2। तो ए की वैल्यू अपने पास आ गई 4.5 या ए बटे 2 और 9 बटे 2 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में आप क्या निकालना है, वाई की चाल निकालनी है। जो वाई ट्रेन है उसकी आपको चाल निकालनी है। तो वाई की चाल क्या है 3a, वाई की चाल क्या आ गई अपने पास 3a आ गई है वाई की चाल। तो वाई की चाल निकाल लो आप, y इक्वल कितना गया 3 इंटू 9 बटे 2 इंटू क्या है, क्योंकि जो ये डिस्टेंस दे रखी थी ये मीटर के अंदर थी, तो जो ए की वैल्यू आई है वो मीटर के अंदर आई है, और यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे 18/5 से। ठीक है, 18/5, तो नीचे आप करो 9 3 27, 27 इंटू 18 कितने हो गए, ये कितना हो जाएगा, ये कर लो 54 इंटू 9 करो, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6 बचे 3, 9 पंजे 45 और 48 हो गए, बटे 5 दूनी 10, ये वाई की वैल्यू आ गई, एक पॉइंट लगा दो, तो 48.6 किलोमीटर पर हावर क्या आ गई, वाई की स्पीड आ गई। तो कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, ये एक अच्छा सवाल था, इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी के अंदर ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सवालों को अच्छे से पढ़कर जाना। ठीक है, चलो। एक साइकिल चालक एक सीधी सड़क पर 16 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करता है, फिर तुरंत एक समान सड़क खंड पर 24 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल चालक की औसत चाल कितनी थी। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल समय। तो एवरेज स्पीड आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 120 प्लस 180 कितनी हो गई 300, बटे टोटल समय कितना हो गया 16 सेकंड और 24 सेकंड कितना हो गया 40, इकट्ठा ये कितनी बार जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, उसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाए। चलो, एक कार राजमार्ग पर चल रही है और उसका ओडोमीटर 8 AM पर 180 किलोमीटर और 9:30 AM पर 240 किलोमीटर रीडिंग रिकॉर्ड करता है। अंतराल के दौरान कार की औसत चाल का सबसे सटीक वर्णन करें। तो औसत चाल क्या होगी, जो ये डिफरेंस 8 से 9:30 के बीच में जो औसत चाल होगी वो कितनी होगी। तो 8 बजे कितना रिकॉर्ड किया था डिस्टेंस 180, और 9:30 बजे कितना किया है 240, तो कितनी दूरी तय की है उसने 8 से 9:30 180 है 240 गया, तो कितनी दूरी तय की है 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं,
टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है? 1 घंटे, 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे को 3/2 आप लिख सकते हो। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से इसे कैंसिल करो, 20 बार, 20 से इसे मल्टीपल करो, कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर हावर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए के अंदर आपको 40 किलोमीटर दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो। यहां आपको समीकरण दे रखा है और उसमें आपको बताना है एक्स, वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। तो आपको समीकरण को सोल्व नहीं करना, ऑप्शन से आपको इसके अंदर जाना है। ठीक है, ए ऑप्शन है। ए के अंदर आपको एक्स की वैल्यू -2 दे रखी है, तो -2 की यहां रख दो, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस मल्टीपल होगा तो 6 हो जाएगा प्लस का। प्लस 2 दे रखी है तो कितना हो जाएगा? 4। जेड माइनस में है तो माइनस का कितनी दे रखी है? 11। 6 4 10 माइनस, तो ये हो रहा है। आगे इसमें भी रखते हैं -2, तो ये कितने हो गए? -12 और ये -12 ये भी। ठीक है, ये कितने हो गए? 11 प्लस के 70। क्या -7 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। बी की करते हैं। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। 2 रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। और जेड की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। तो आ रहा है ये, तो इसमें तो -1, -5 में से 4 जाएगा तो आएगा। यहां रखते हैं, क्या यहाँ पर आ रहा है 6 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? नहीं 6 हो जाएगा। और यहाँ पे -12 और यहाँ पे 2 दे रखा है तो प्लस के 14। तो क्या -7 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन, एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो -6, वाई की वैल्यू 2 रखते हैं तो प्लस के 4 और जेड की वैल्यू -1 रखते हैं तो प्लस का 1। क्या -1 आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 12, वाई की वैल्यू 2 रखते हैं तो -12 और जेड की वैल्यू -1 रखते हैं तो -7। ये भी सही हो रहा है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं? 2, कितने आ गए? 6। वाई की वैल्यू 2 रखते हैं तो -8 और जेड की वैल्यू रखते हैं कितनी? -1, तो क्या हो गया? -4। तो -12 में से 6 जाएगी तो -6। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलो, अगर ऐसा सवाल आपके सामने जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है अगर आ जाए तो आप ऐसे सवालों को सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यस या नो के अंदर आंसर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करोगे आप? ये दे रखी है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है? ये होता है k³ - 3k। तो क्या होता है? k³, 3 का क्यूब 27 -3 के कितना हो गया? 9। तो कितना गया? 18। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये कैसे आया? चलो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो आपको याद करने हैं। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो k और आपसे पूछ लिया जाए कि x² प्लस 1/x² इक्वल क्या होगा, तो आपको करना है k² - 2। और आपसे पूछ ले कि x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, तो आपको क्या करना है? k³ - 3k करना है। ठीक है, अगर आपको दे रखा हो x - 1/x इक्वल k, तो आपको क्या करना है? x² प्लस 1/x² इक्वल क्या होगा? k² प्लस 2। और x³ - 1/x³ इक्वल क्या होगा? k³ प्लस 3k। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा था आपको? x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी थी और x³ प्लस 1/x की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत काम आते हैं। एक पिता ने अपने पुत्रों p, q, r और s में 2 विभिन्न राशियां बांटी। पहली राशि का अनुपात 5:4:3:2 है और दूसरी का है 6:7:8:9 है। तो दूसरी राशि पहले की 3 गुनी है। ठीक है, तो किस पुत्र को अधिकतम राशि मिलेगी ये आपको बताना है। चलो क्या करते हैं अपन?
ये अपने पास P है, Q, R और S है। ठीक है, तो रेशो दे रखा है 5:4:3:2 और दूसरा रेशो आपको दे रखा है दूसरी राशि का 6:7 कितना दे रखा है 8:9। तो क्या करेंगे, पहले इन सभी को इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो ये कितना आ रहा है 5 और 4 9 और 3 कितने हो गए 12 और 2 14, ये 14 आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है 6 7 13, 13 और 9 22 8 30 आ रहा है। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 30, ये 30 आ रहा है तो इसको 30 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीपल करेंगे 14 से। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो ये दूसरी राशि है वो पहली राशि की 3 गुनी है, तो इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीपल किया 10, 2 से मल्टीपल किया ये 7 और ये 5। ठीक है, तो 5 से मल्टीपल करो पहली संख्या कितने आ गया 15 12 और 20 है। पहली 25 आएगी, 5 से मल्टीपल करेंगे तो 25 20 15 और 10। दूसरी संख्या को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 42 और कितना गया 49, 8 7 56 का 56 और 9 7 63। अब इनको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ये कितना गया 73, ये कितना आ गया 71, ये कितना आ रहा है 49 69, ये कितना आ रहा है 7 और 6 67। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है किस पुत्र को अधिकतम राशि मिलेगी, तो 73 सबसे ज्यादा राशि मिल रही है, तो किस पुत्र को एस को मिलेगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि पहली बार में भी समझ में आ गया होगा आपको। चलो, यदि रोहन की आय 20% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है तो बचत में 1200 की वृद्धि होती है। यदि उसकी मूल आय 12,000 थी तो मूल व्यय कितना है। तो बचत क्या होती है आय माइनस व्यय। तो इनकम क्या होती है, इनकम इक्वल होती है अपने पास सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो रोहन की आय है वो 20% बढ़ जाती है। रोहन की आय कितनी हो गई 20% बढ़ जाती है। तो मैं रोहन की आय कितनी मान लूं, इनकम इसमें दे रखी है 12,000। अगर ये 20% बढ़ती है तो 20% कितनी बढ़ती है 2400। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो बचत है बचत 1200 बढ़ती है। कितनी बढ़ रही है बचत 1200 बढ़ रही है और जो व्यय है वो 10% बढ़ता है। जो व्यय है वो कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है। और व्यय बढ़ कितना रहा है क्योंकि इनकम 2400 बढ़ रही है और बचत 1200 बढ़ रहा है तो व्यय भी कितना बढ़ेगा 1200। ठीक है, तो 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो कोई चीज पहले 10 थी अब कितनी हो रही है 11 हो रही है। तो कितनी बढ़ रही है 1 बढ़ रही। तो 1 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है एक्सपेंडिचर 1200 बढ़ रहा है। पूछा क्या आपसे मूल व्यय कितना, तो मूल व्यय कितना है 10, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000। तो मूल व्यय कितना है 12,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। चलो, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। लाभ कितना मिलता है 180 प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। एक व्यापारी था 25% अधिक अंकित करता
जैसे मान लो ये सीपी है और ये एमपी है। अगर सीपी 25% का मतलब क्या होगा, 1/4। अगर सीपी 4 है तो ये कितना अंकित करता है, 5 अंकित कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और वह अंकित मूल्य पर 10% की क्या देता है, छूट प्रदान करता है। 10%, 10% का मतलब 1/10। अगर अंकित मूल्य 10 का है तो 1 की छूट देता मतलब 9, तो ये क्या हो गया, एसपी। ठीक है, तो सीपी क्या होगा, सेम रेशो के अंदर लेके आएंगे। तो यहां पर जो 5 है नीचे आने पर 10 हो रहा है, 5 नीचे आने पर 10 हो रहा है, तो 4 नीचे आने पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। तो लाभ कितना है, 1 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 8 की वैल्यू क्या होगी, तो 8 को मल्टीपल कर दो 180 से। 18 8 कितने होते हैं, 144। क्या आ गया, 1440 क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे यहां पूछ ले कि 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कैसे निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाले कॉन्सेप्ट से। तो ए किसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 25 को, जो बढ़ाकर मूल्य लिखा जा रहा है। जितना अधिक मूल्य लिखा जा रहा है उसको अपन क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। 1 मिनट रुको, पेन का प्रॉब्लम। ए मान लिया अपन 25%, ठीक है। बी किसको मान ले, 10% को, लेकिन 10% घटा रहे हैं तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। और एक माइनस का एक प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। 25 इंटू 10 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 बार कटेगा, और ये 2 बार, तो 2.5 आ गया। ठीक है, काटेंगे नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो कितना हो गया, 25 माइनस 12.5, तो क्या आ जाएगा, 12.5 इसके प्रॉफिट परसेंटेज होगा। क्या होगा, 12.5। या फिर आपका ये से निकल 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5%। ठीक है, चलो 72, 78 और 90 का एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जिसके अंदर इन तीनों संख्या का भाग चला। चलो ऑप्शन दे रखा है आपको, तो ऑप्शन से करते हैं। ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 72 का भाग जाए, तो 72 में भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, उस संख्या के अंदर 9 और 8 का भाग जाना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हो, जो दी गई संख्या है उनके जो डिजिट है उनके सम में 9 का भाग जाना चाहिए। तो 4 और 3 कितने हुए, 7 के, 7 में जाएगा 9 का भाग, नहीं जाएगा। 10 और 4 14 का, नहीं जाएगा। 6 4 10 और 8 18, 18 में 9 का भाग जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो। डी को भी चेक कर लो, क्या जा रहा है, 11 के अंदर 9 का भाग, नहीं जा रहा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो एक शंकु के आकार के तंबू के आधार की त्रिज्या 14 मीटर है और ऊंचाई 48 मीटर है, यदि कितनी घन मीटर वायु धारण कर सकता है। यह जो शंकु है वो कितनी घन मीटर वायु धारण कर सकता है, ये आपको बताना है। मतलब धारण करने का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का वॉल्यूम निकालते हैं। चलो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 14 इंटू एच कितना है 48। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 16 बार कटेगा 3 से, 7 कटेगा 2 बार। तो यहाँ पे आप 22 देख रहे हैं, 22 क्या है, 22 के अंदर 11 और 2 है, तो 11 से मल्टीपल होगा, कोई भी ऑप्शन होगा, जो आंसर आएगा अपना 11 से मल्टीपल होगा। और जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 यूनिट डिजिट आएंगे। तो ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल है। क्या ये 11 से विभाज्य है,
चेक करते हैं। तो 11 से भाज्य कैसे चेक करते हैं? जो दी गई संख्या है उसके अल्टरनेटिव क्या लेते हैं, अल्टरनेट जो डिजिट है वो लेते हैं, और उनका जो डिफरेंस है अगर 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या आ जाए जिसके अंदर किसका भाग जा सके, किसका भाग जा सके, जिसके अंदर भाग जा सके 11 का। ठीक है, तो पहली संख्या चेक करते हैं। 9 और 5 कितने हो गए? 9 और 5 14, और 8 और 6 14, तो इनका जो डिफरेंस हो कितना आ जाए 0। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 और 5, 8 और 6, 14 माइनस 14, 0 आ रहा। क्या इसमें चेक करते हैं? 8 और 5 कितने हो गए? 13, और 9 और 6 कितने हो गए? 15। क्या आ रहा है इसमें? 0 या 11 आ रहा है, इसका डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से गुजर जाने वाली रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई क्या है? चलो, ये कोई वृत्त है, ठीक है, सही नहीं बना लेकिन ये एक सर्किल है। तो इसके ऊपर PQ बिंदु कोई P है जहां से Q के ऊपर स्पर्श रेखा खींची जा रही है। जैसे मान लो Q यहां पर मान ले, P यहां पर मान ले, तो यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, एक Q है और ये P है, ठीक है। और यहां पर एक वृत्त का केंद्र है O, ये है, और ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या आपको दे रखी कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है Q पर कि OQ कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। PQ की लंबाई आपको निकालनी है, ये कितना है? 90 डिग्री का कोण बन गया। अपने पास ये भुजा है, ये भुजा है, तो ये निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? PQ का स्क्वायर इक्वल होता है OQ का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर निकालेंगे इक्वल OQ का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर 144 माइनस PO का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर 25। तो PQ स्क्वायर इक्वल कितना होगा? 119। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? √119। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करो। यहां आपको दे रखा है cos A बटे 1 माइनस tan A प्लस sin A बटे 1 माइनस cot A। जब भी आपको जैसे एक थीटा दे रखा है, थीटा की कोई भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी हो, कोई भी मान नहीं दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? आपको एक ट्रिपलेट मान लेना है। जैसे मैंने एक ट्रिपलेट मान लिया, ये इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4 और इसको मान लिया 5। 3 4 5 ये क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। चलो, और इसको मान लेता हूं मैं, जो कोण दे रखा है ए, इसको मान लेता हूं। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है cos A, तो cos A को आप कैसे लिख सकते हो? cos A क्या होता है? cos A होता है आधार बटे कर्ण। क्या होगा? बेस बटे हाइपोटेनस। 3/5 हो जाएगा cos A बटे 1 माइनस tan A। तो 1 माइनस tan A, तो tan A क्या होता है? tan A हो जाएगा बेस बटे tan हाइपोटेनस बटे बेस। tan क्या होता है? हाइपोटेनस बटे बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितनी दे रखी है? नहीं, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 4/3 हो जाएगा tan। एक मिनट रुक जाओ। 1 माइनस 4/3, तो कितने लिख सकते हैं हम इसे? हम इसे लिख सकते हैं 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, माइनस का 1/3। ठीक है, प्लस यहाँ साइन ए दे रखा है, तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो 4/5 बटे क्या दे रखा है? 1 प्लस कोट, तो 1 माइनस कोट क्या होता है? कोट क्या होगा? पहले क्या होगा अपने पास? बेस बटे परपेंडिकुलर, तो 4 1/4। चलो ठीक है, अब ये ऊपर जाएंगे, ऐसे मल्टीपल होंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीपल 9 15 माइनस का, प्लस 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16/5 इक्वल क्या हो गया? 5 अपन एलसीएम ले लिए इनका, ठीक है,
5 क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 16 कितना गया 7/5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन तो आपको दे ही नहीं रखा, तो ऑप्शन तो अपन निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं ऑप्शन। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए के अंदर कोस ए की वैल्यू क्या होगी? कोस ए की वैल्यू होगी 3/5 और साइन ए की वैल्यू क्या होगी प्लस 4/5, तो ये आ गया 7/5। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में 2700 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि ज्ञात करनी है। चलो निकालते हैं। 15% की दर से, तो एक वर्ष का ब्याज कितना है? 15%। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 45%। एक मिनट रुको, क्या एरर आ सकता है? तीन वर्ष क्या आ गया? 45%। एक मिनट रुको, और 45% की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2700। तो हम क्या करते हैं 5% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5% की वैल्यू निकाल लिया, 9 का भाग देंगे, कितने आ गया? 300 आ गया। ठीक है, अब कोई भी चीज, कोई भी जो राशि होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो 100% निकालते हैं। इसको 5 को 100% करने के लिए क्या करेंगे? 20 से मल्टीपल कर देंगे। तो इधर भी क्या करेंगे? इसको 20 से मल्टीपल कर देंगे। कितना गया? 6000। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई? 6000। तो वह राशि क्या हो जाएगी? 6000 हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो, 3 श्रमिक एक्स वाई और जेड कार्य कर्म से 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक्स 15 दिन में करता है, वाई 12 दिन में, और नहीं, एक्स 10 दिन में करता है, वाई 12 दिन में, और जो जेड है वो 15 दिन में करते हैं। टोटल काम क्या मान लेते हैं? 30। तो ये करेगा एक दिन में 3 काम, 30 नहीं 12 भी तो है, 60 काम मान लेते हैं। ये एक दिन में करेगा 6 काम, 12 करेगा 5 काम, और ये करेगा 4 काम। जब तीनों को एक साथ काम कराया जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इक्वल कितना करेंगे? 6 4 10 5 15 काम। तो पूरे काम कितने दिन में कर देंगे? 15 का भाग दो 4 दिन के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक व्यापारी 23 रुपए प्रति पेन की दर से 187 पेन खरीदता है। 7 पेन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें बेचा नहीं जा सकता। वह शेष पेन 27 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। तो उसका सीपी कितना हो गया? सीपी तो आप बोलोगे सर उसका सीपी हो गया 23 इंटू, यहाँ पे 1 मिनट रुक सकते हो? 1 मिनट रुको यार, जब भी मैं क्लास लेता हूँ तभी पेन प्रॉब्लम करता है, वैसे मस्त रहेगा। तो सीपी कितना हुआ है? 23 इंटू 187। और जो एसपी है वो एसपी कितना है? तो कितने पेन क्षतिग्रस्त हो गए? 7 पेन क्षतिग्रस्त हो गए। तो टोटल पेन कितने थे अपने पास? 187, बचे कितने अभी? 180। और एसपी कितना हुआ है? 27। ठीक है, इनको मल्टीपल करो 23 को। 23 7 कितना होता है? 161। 161 का 1 बचा 16। 23 8 कितना होता है? 184। 184 में 16 वो करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 200। 200 का 0 बचे 20। 23 से 23 कितने बचते हैं? 43। 18 को 7 से मल्टीपल करो, कितने होते हैं? 126। 126 का 6 बचे 12। 18 दूना 36। 36 और 12 48। तो 4860 होगा। कितने की वृद्धि हो रही है? 4301 और 4860, ये हो रहे 559 की वृद्धि। तो 559 की वृद्धि कितने पर? 4301 पर। तो आप मुझे बताइए
क्या मैं 559 को 560 लिख दूं? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो, एक है, एक में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो 4301 है उसे मैं लिख लिख सकता हूँ 4300, ठीक है, इंटू 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से कैंसिल। 43 का भाग दो 560 में, तो एक बार गया 56 में, बचा कितना अपने पास 13, 130। 130 के अंदर किसका भाग देंगे 43, कितनी बार जाएगा 129 में जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 13% 13 पॉइंट कुछ कुछ आएंगे पॉइंटों में, तो 13 पॉइंट कुछ कितना गया, यही मान लो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो। एक दुकानदार उत्पाद पर क्रय मूल्य से 75%, चलो आपको कंफ्यूज हो रहा है कि सर आपने 13.7 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर मैंने एक बढ़ाया था और जो एक है यहां पर मैंने एक कम कर दिया था। तो एक बढ़ाया और एक कम कर दिया, लगभग बैलेंस सेम सा हो गया। तो जो आंसर आएगा वो 13 के आसपास ही आएगा, बहुत ही नजदीक आएगा। इसलिए मैंने 13.7 नहीं गया, क्योंकि 13.7 13 के नजदीक नहीं है, वो 14 के नजदीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो। एक दुकानदार उत्पाद पर क्रय मूल्य से 75% अधिक मूल्यांकित करता है तथा 30% और 40% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। चलो, तो उसने स्टार्ट में कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया, 75%। तो 75% को आप लिख सकते हो 3/4। अगर कोई वस्तु पहले 4 की थी तो उस पर 3 की वृद्धि कर दी उसने, तो कितना कर दिया 7। आगे दे रखा है कि 30% की छूट देता है, तो 30% का मतलब 3/10। तो पहले कोई वस्तु कितने की थी 10 की थी, तो अब 3 की छूट दे रहा, तो कितने की होगी 7 की। आगे 40% की छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या है 2/5। तो पहले कोई वस्तु 5 की थी, तो अब 2 की छूट देके 3 में बेच रहा है। तो इनिशियल वैल्यू थी ये, और ये फाइनल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई 200, और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 7 7 49, 21 7 147, ठीक है। तो 200 से कितनी हो गई 147 हो गई। तो क्या करते हैं अपन, इनिशियल वैल्यू को 100 बनाते हैं, तो 2 का भाग देते हैं, 100 बन गई। यहाँ पे 2 का भाग देते हैं, कितनी बन गई 7 3.5 73.5 हो गई। तो कोई चीज पहले 100 थी, अब वो 73.5 हो गई। कितना कम हो रही है, तो आप बोलोगे सर वो हो रही है 26.5 हो रही है। तो कितने की कमी होगी 100 पर 26.5 की कमी हो रही है, इसका मतलब 26.5% ही कमी होगी। जो अंकीय मान और परसेंटेज मान 100 के ऊपर सेम रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलो। एक धावक 200 मीटर वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर 50 सेकंड में पूरा करता है, तो धावक की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या मान लेते हैं, तो ट्रैक है वही कुल दूरी अपने पास, 200 बटे कुल समय कितना है 50 सेकंड, भाग दो कितना गया 4 मीटर पर सेकंड आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या था ये टुच्चा सा सवाल था, ये एक अच्छा सवाल है। ये सवाल ग्रुप डी के अंदर भी बहुत पूछा जा रहा है, तो आप इस सवाल को अच्छे से ध्यान से करना है। ठीक है, चलो। माध्य आपको 40 दे रखा है और क्वेश्चन पूछा है क्या कि एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको आता है ये सवाल, तो आप खुद से करने की कोशिश करें जब तक हमारा पेन सही हो जाएगा। जैसे पेन सही होगा हम कराने की कोशिश करें। चलो पेन सही हो गया। 10 और 20 यहाँ पे क्लास दे रखा है, ये वर्ग और एक फ्रीक्वेंसी है। तो माध्य क्या होता है, माध्य कैसे निकालते हैं, जो दिए गए आंकड़े हैं उनका सम करते हैं और बट्टे में क्या करते हैं दिए गए नंबरों की संख्या। लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया, यहाँ आंकड़ों के जो दे रखे 10 से 20 तक है, जो 10 से 20 तक हो कितनी बार है 30 बार है। तो क्या है 10 से 20 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, आप बोलोगे सर 15 आएगी। 20 से 30 के बीच में 25 आएगी। 30 से 40 के बीच में 35 आएगी। 40 से 50 के बीच में 45 आएगी। और 50 से 60 के बीच में 55 आएगी। 15 30 बार आ रही है, तो क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 15 और 30 का। तो कितना आ जाएगा 15 3 45 प्लस
25 27 बार आ रही है तो 25 को 27 से मल्टीपल करो, कितनी बार गए? 25 7 175 का 5 बचे 17, 25 दूना 50, 17 कितने हो गए? 67 प्लस 25 को कितने से और 35 को 44 से मल्टीपल करो तो 35 4 कितने? तो 140, 140 का जीरो बचे कितने? 14, फिर 140 कितने हो गए? 54, 154 प्लस आगे करो आप, जो 45 है उसको 29 से मल्टीपल करो, तो 45 को 29 से मल्टीपल करो, इससे अच्छा है कि आप 30 से मल्टीपल कर दो 45 को, तो 5 3 15 कितने हो गए? 1350, 1350 में से आप 29 माइनस करो, क्या नाम से 145 माइनस करो, 1305 हो जाएगी, प्लस 55x बटे बटे में क्या करना है? बटे में इनको सबको भाग देना है। कितना है ये? 9 4 13 7 20 का जीरो, 4 4 8 8 2 10 और 3 13, 130 प्लस x इक्वल क्या है? इक्वल किसके है? 40 के। चलो इन सबको ऐड करते हैं, ऐड करो, 5 5 0 5 10 10 का, फिर से ये पेन प्रॉब्लम आप ऐड करो जब तक हमारी पेन प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ये नहीं चाहता कि मैं क्लास लूँ, और मैं चाहता हूं कि मैं क्लास लूँ आपकी, ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सको। चलो जब तक ऐसे ही ऐड करते हैं अपन, कर लिया आप लोगों ने ऐड? कितना आ रहा है? चलो 0 आ गया था, 1 बच गया था, 1 और 4 5, 5 और 7 कितने हो गए? 12, 12 और 5 कितने हो गए? 17, 17 का 7 बचा 1, 1 और 3 कितने हो गए? 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19 का 9 बचे 3, 3970 प्लस 55x इक्वल, ये इधर चला जाएगा 1300 को 5200 प्लस 40x। ठीक है, ये 40x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 15x इक्वल, ये 3970 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1230। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है 15 का भाग? 15 8 120, 15 दूना 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 82। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? चलो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं इस सवाल को करने का। चलो जल्दी से देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15। एक मिनट रुको, 15 यहां पे आएगा, 25 याद हो गया तो 35 45 और 55। तो क्या होता है, जो मानक विचलन होता है, मीन डेविएशन होता है, उनका जो डिफरेंस लेते हैं, उनका जो सम आता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो मानक विचलन मीन डेविएशन से अपन डिफरेंस लेते हैं। जो 15 है, 15 40 से कितना कम है? 15 40 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 25 कम है। पेन फिर से प्रॉब्लम, यहाँ पे माइनस के 25 कर दो। एक मिनट रुको, एक क्लास को लंबी कर देगा ये पेन। एक मिनट, पच्चीस हो गए, 25 को इससे मल्टीपल और कितना हो गया? 30 से मल्टीपल गई तो माइनस का 750। ठीक है, 25 कितना कम है? 40 से, तो माइनस के 15 कम है। इनको मल्टीपल करो, 15 7 कितने होते? 105 का 5, 10 बचा, 15 कम और 15 दूना 30, कितने हो गए? 405। ये भी माइनस। ये कितना कम है? -5 कम है,
तो -5 मल्टीपल करो, कितने हो गए? 5 चौक 20 और 5 चौक 20 220। ये माइनस का है, ये प्लस का 5, इससे मल्टीपल करो तो कितना होगा? 5 3 15 145 प्लस 55 कितना जाएगा? 15, तो 15x। इनका सम कितना होता है? 0 होता है। चलो 145 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 55 और 20 कितने हो गए? 75 बचेंगे। 75 माइनस के तो टोटल कितने हो गए? 400 से 75 इसमें ऐड कर देंगे, टोटल कितने हो गए अपने पास? 0 8 5 13 और 7 और 4 11 रहे 1230 इक्वल कितना हो गया? 15x। काटो, 82 बार जा रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो। एक कार एक सीधी सड़क पर पहले 90 डिग्री की पूर्व में और फिर उसी सड़क पर 30 किलोमीटर पश्चिम में चलती है। पूरी यात्रा में 3 घंटे लगते हैं। कार का औसत वेग कितना है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज सीख लीजिए। एक तो होता है वेग और एक होता है स्पीड। स्पीड और वेग के अंदर क्या अंतर है? काफी लोग तो स्पीड और वेग में कोई अंतर ही नहीं। स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड और वेग निकालने से पहले आप एक और चीज सीख लीजिए। एक तो होता है विस्थापन और एक होता है टोटल दूरी, डिस्टेंस। विस्थापन और डिस्टेंस, जैसे मान लो ये है, पेन प्रॉब्लम कर रहा है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? जितनी दूरी तय की जाती है। जैसे मैं चला 5 किलोमीटर पहले चला मैं पूर्व में, फिर 10 किलोमीटर चला मैं दक्षिण में, फिर घूम गया मैं पूर्व की तरफ आ गया। कितने भी किलोमीटर चला, जितना मैं चलूंगा वो डिस्टेंस होगी। लेकिन जो विस्थापन होगा, विस्थापन क्या होगा? जिस बिंदु से मैं चलूंगा और जिस बिंदु पर जाकर मैं रुकूंगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम डिस्टेंस होगी, कम से कम दूरी, वही क्या होगा? विस्थापन होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 40। मैं यहाँ से चला और मैं यहाँ पर पहुंच गया, तो मैंने कितनी दूरी तय की? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस आपने इस बिंदु से इस बिंदु तक तय की। पहले 30 किलोमीटर चले, फिर 40 किलोमीटर, तो आपने 70 किलोमीटर दूरी तय कर ली। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा? तो क्या बताया था मैंने? दो बिंदुओं की, जहां से मैंने चला था और जहां पे मैं रुका हूं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो न्यूनतम दूरी क्या है? ये तो ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 3 4 5 से ये 50 आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 होगा। तो दूरी और विस्थापन, अगर अपन समतल रेखीय गति के अंदर एक ही दिशा के अंदर दूरी तय कर रहे हैं, तो वहां पर दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन समान होगा। और अन्यथा दूरी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अलग अलग होगी। अब यहाँ पे आपको दूरी पता चल गई और डिस्प्लेसमेंट पता चल गई, तो आपको क्या करना है? अगर मैं यह बोल दूं कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो स्पीड बताइए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे समय। तो डिस्टेंस कितनी है? 70 बटे समय कितना है? ओ, स्पीड तो है अपने पास, टाइम बताओ आप। टाइम नहीं है, इसको मैं, टाइम मेरे पास है 10 घंटे है, 10 आवर है। तो आप बताइए, पहले तो स्पीड बताइए। स्पीड निकाल दिया कैसे? डिस्टेंस बटे समय, डिस्टेंस बटे समय कितना गया? 7 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्या गया? 7। और जो वेलोसिटी है, वेग है, वो वेग कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट 50 बटे 10। तो वेग है वो कितना गया? 5 आ गया। स्पीड 7 है, वेग 5 है। तो आपको समझ में आ गया कि वेग क्या है और स्पीड क्या है। चलो क्वेश्चन को करते हैं अब। क्वेश्चन में दे रखा है कि 90 किलोमीटर पहले वो पूर्व की दिशा में चलता है। जैसे मान लो ये पूर्व है, इधर उसने 90 किलोमीटर चल लिया, ये 90 किलोमीटर हो गए। फिर आगे आपको दे रखा है कि 30 किलोमीटर वो पश्चिम में चलते हैं। एक कार है, पहले 90 पूर्व में गई, 30 किलोमीटर कैसे आएगी? अब इधर वापस आ जाएगी, तो 30 किलोमीटर चलेगी। तो मान लो ये 30 किलोमीटर, पेन प्रॉब्लम कर रहा है भाई।
क्या समस्या हो सकती है पेन? तो अभी खरीदा है पेन, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो जैसे मान लो मैं ये मान लेता हूँ 30 किलोमीटर यहाँ तक हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कार का वेग। तो वेग क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्ट यहाँ से की थी और जो अंत यहाँ हुआ, इनके बीच जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 60 है। तो क्या करो, 60 बटे टोटल समय 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे का भाग दे दो, क्या हो गया? 20 किलोमीटर पर हावर। क्या हो गई? और वो भी कहाँ? ईस्ट में। कौन सा है आंसर? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक ठोस बेलन, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन के आधार की परिधि कितनी है? 88 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन क्या है, ये आपको निकालना है। चलो बेलन का आयतन निकालते हैं। तो बेलन का जो क्या नाम से आधार होता है वो क्या होता है? वर्त होता है। और वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ये कितनी दे रखी है? 88 दे रखी है, 2 से कैंसिल कर दो, तो 22/7 इंटू आर इक्वल 44 है। तो ये कटा 2 बार, तो आर की वैल्यू अपने पास निकल कर आई 14। और जो लंबवर्तीय बेलन है उसका जो आयतन है वो कितना होता है? आयतन होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। पाई आर कितनी है? 14 इंटू 150। तो इसका आयतन निकालना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आयतन 22 दे रखा है, जो भी आयतन आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो क्या ए ऑप्शन 11 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं है। अभी मैंने सिखाया था 11 का मल्टीपल कैसे चेक करना। क्या बी ऑप्शन 11 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं, बी है, क्योंकि 9 और 4 कितने होते हैं? 13। 13 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर आपको चेक करना है तो सी और डी को भी चेक कर सकते हो, नहीं तो बी आपका करेक्ट आंसर है। 1600 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में किया जाता है तो कितने वर्षों में क्या हो जाएगी? 18,522 हो जाएगी। अगर राशि वार्षिक 10% है और अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी? 5%। 5% का मतलब क्या होगा? 1/20। तो हर साल 20 से 21 होगी, 1 बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है? राशि अपने पास 16,000 थी, तो कितने वर्षों में वो 18,522 हो जाएगी। चलो मैं इनको काट लेता हूँ। क्या हो गया? ये 8,000। ये कितना गया? 9261 आ गया। तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये जो दिख रहा है ये 20 का क्यूब है और ये है 21 का क्यूब है। तो क्या दिख रहा है? 20, 21, 20 और 21। तो समय क्या होता है? जो पावर होती है वही समय होता है। तो जो टाइम है कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर 3 वर्ष दे रखा है तो अधिकतर बच्चे 3 वर्ष को टिक करके आएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है, वो हर 6 महीने की बात करता है। तो यहाँ पे जो ये क्या देता है ना, ये 3 देता है, ये समय देता है, समय नहीं देता है, ये साइकिल देता है कि 3 साइकिल पूर्ण हुई है। तो हर 6 महीने में 1 साइकिल पूर्ण हो रही है, तो 3 बार कितने में होगी? 1.5 ईयर के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, न कि 3 वर्ष। ठीक है। यदि एक स्कूटर 25 किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से चलता है, वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको ये दे रखा है, टाइम ये दे रखा, कितनी होगी? 100 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टिक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहां आपको दे रखा है कि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर उत्तर की ओर और फिर अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान कार का औसत वेग क्या है, यह आपको बताना है। अभी मैंने वेग आपको निकालना बताया था,
तो वेग आपको कैसे निकालना है ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। चलो ठीक है। यहां आपको दे रखा है चांदी तांबे की दो प्रकार की मिश्र धातु है। पहली मिश्र धातु में 93.1/3% चांदी है, जबकि दूसरी में 86.2/3% चांदी है। पहली मिश्र धातु की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिसे दूसरी मिश्र धातु की कुल कुल मात्रा कुछ मात्रा के साथ मिलाने पर 90% चांदी वाला 100 kg मिश्रण प्राप्त होता है। तो जो पहली मिश्र धातु है उसके अंदर चांदी कितनी है, 93.1/3%, और दूसरी है उसके अंदर कितनी है, 96.2/3%, और बनी दोनों को मिलाने पर कितने प्रतिशत वाली चांदी बनी है, 90% वाली चांदी बनी है। तो मिक्सचर एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, कितना इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 और इनका डिफरेंस भी 3:1/3% आ रहा है। कैंसिल कर दो तो 1:1 के अंदर ये मिलाई जाएगी। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, 100 kg। 2 क्या है, 1 और 1 2, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 kg। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू तथा आर 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात इस प्रकार है कि पी क्यू 5:7, क्यू आर 2:7 है, और कुल 765 रन बनाते हैं। तो आर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, चलो बनाते हैं। P रेशो Q रेशो R। तो P रेशो Q आपको दे रखा है 5:7 दे रखा है, और Q रेशो R आपको दे रखा है 2:3। आपको यानी कि रेशो को सिंप्लीफाई करना तो आता ही है। पहले ये मल्टीपल होंगे दोनों, कितने हो गए 10, फिर ये दोनों मल्टीपल होंगे, कितने हो गए 14, फिर ये तिरछा मल्टीपल होंगे, कितने हो गए 21 हो गया है। तो पी क्यू आर के रनों का जो रेशो है वो आ गया अपने पास 10:14:21 आ गया। तो टोटल कितना हो गया अपने पास, ये टोटल अपने पास हो गया 31:4 45, और 45 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 765। तो 1 की वैल्यू 45 का भाग 2, 45 से कम 45 कितना बार गया, 1 बार गया, बचा कितने पास अपने पास 315, 315 में 45 का भाग जाएगा 7 बार, तो 1 की वैल्यू 7 आ गई। तो क्वेश्चन ने पूछा कि आर क्या 21 की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा 21 की वैल्यू 7 एकम 7, तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर 21 को 7 से मल्टीपल करो, आपका करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु 7 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा इसके आधार की त्रिज्या 22.2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक लंबवर्तीय शंकु बनाया जाता है जिसकी आधार त्रिज्या 3.7 सेंटीमीटर है। तो उस शंकु की आपको क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो जो भी मेंसुरेशन से जो सवाल आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप भी ग्रुप डी की एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर मेंसुरेशन से ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं फॉर्मूला के ऊपर। तो आपको इन सवालों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ग्रुप डी के लिए नहीं, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे में। चलो, तो आपको जो शंकु है, शंकु का क्या होता है, आयतन। आयतन क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जब भी कोई एक चीज है उसको दूसरी आकृति में ढाला जाता है तो क्या चीज होती है जो सेम रहती है, तो आप बोलोगे सर एक आयतन ही है जो कभी भी चेंज नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, इसमें आयतन इक्वल कर देंगे सबका। तो आयतन कर देते हैं इक्वल 1/3 पाई आर कितनी दे रखी है 22.2 इंटू 22.2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच तो करना है, स्क्वायर ही करना है। एच कितना दे रखा है 7 दे रखा है, इक्वल इसका क्या कितने दे रखा है 1/3 इंटू पाई आर कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 3.7 इंटू 3.7 इंटू एच। ये कैंसिल, ये कैंसिल। चलो आगे बढ़ते हैं। 22.2 तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से ये कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास आ गया 222 इंटू 7 इक्वल
37 इंटू 37 इंटू एच। तो 37 से 222 कटता है 6 बार, 37 से 222 6 बार, तो एच कितना गया? 6 6 36, 36 इंटू 7 क्या आ गया? एच आ गया। तो 7 6 की 42, दो यूनिट डिजिट आएगा, तो सी ऑप्शन के अंदर ही 2 यूनिट डिजिट है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो मान लीजिए सी एक वृत्त है तथा ए बी और डीई वृत्त सी पर दो जीवाएं इस प्रकार है कि ए बी इक्वल बीई है। चतुर्भुज ए बी ई डी में मान लीजिए ए ई और बी डी एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण डी बी ई 55 डिग्री, कोण बी ए ई 40 डिग्री है, तो एफ ई डी का मान क्या है ये आपको बताना है। चलो जब तक एक और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? सर्कल लेते हैं। सर्कल सर्कल आ जाओ भाई, सर्कल, ये आ गया सर्कल। अपना पेन, ओहो रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, ये क्या हो गया? एक वर्त हो गया, उसके अंदर क्या है? ए बी और डी ई एक दो जीवाएं हैं, जैसे मान लो ये तो एक ए बी और डी, ए बी डी ई दो जीवाएं हैं, एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखे ए बी इक्वल बी ई है, ये दोनों इक्वल है, और इसके अंदर ए और बी डी एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये लो, ये एफ पर प्रतिच्छेद करती है, पेन चेंज कर लेते हैं, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब डी बी ई, डी बी ई ये आपको दे रखा है 55, 55 डिग्री दे रखा है, और बी ए ई कहाँ है? बी ए ई ये कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी इक्वल बी ई है, तो इसके सामने 40 डिग्री है, तो इसके सामने क्या होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक है, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, कितना हो गया? 80 हो गया। बचा क्या अपने पास? क्योंकि त्रिभुज 180 का होता, 55 बचा, न वो बचेगा क्या नाम से? 100 बचेगा, तो 55 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा कि एफ ई डी का मान ज्ञात करना है। जो एफ है क्या है? एफ ई डी। तो आप एक चीज देखिए, सर्कल के ऊपर दो बिंदु है, एक तो ये है ए और एक डी है, तो ए और डी से क्या बन रहा है? ए बी डी, ए बी डी, और एक बन रहा है ए ई डी। तो ए बी डी का मान 45 है, तो ए ई डी का मान भी क्या होगा? 45 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मान? 45। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक समझ लीजिए पहले, अगर ये सर्किल है, इसके ऊपर दो बिंदु है ए बी, तो यहां से अगर ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, या फिर ये वाला कोण बन रहा है, ये तीनों का मान क्या होगा? सेम होगा। दोनों अगर इनके दोनों बिंदु सेम हो तो। ठीक है, चलो 11 संख्या है। 11 संख्याओं का माध्य 10.5 और 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत, जो पहली 6 संख्या उनका औसत 10.5 है, और अगली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 11.4 है, तो छठी संख्या होगी, तो बीच वाली संख्या होगी छठी संख्या। तो ये निकालने का ये तरीका एक बेस्ट है। और सभी का औसत कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको? 10.9 दे रखा है। ठीक है, तो ये 10.9 से ये कितना कम है?
10.9 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर ये कम है 10.9 से, 0.4 कम है। तो 0.4 माइनस कम है इंटू 6 पर, प्लस ये कितना ज़्यादा है? ये 0.5 ज़्यादा है कितने पर? 6 पर। तो ओवरऑल कितना ज़्यादा है? तो ओवरऑल कितना होगा? 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 0.6 ज़्यादा है। तो कितने पर ज़्यादा है? इस पर 10.9 और 6 ज़्यादा है 10.9 पे, तो कितनी हो गई वो छठी संख्या? आप बोलो 11.5 है। तो छठी संख्या का मान क्या होगा? 11.5। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आंकड़ों का माध्य निकालना है। अभी कुछ देर पहले अपन ने इस टाइप का सवाल किया था, सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, ओनली फॉर डेटा चेंज है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। आपको घर पर इस सवाल को करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, चलो। आधार के समांतर एक समतल 40 सेंटीमीटर वाले शंकु को दो भागों में विभाजित करता है। यदि बने हुए छोटे ऊपरी शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 1/64 है, तो शंकु के आधार से समतल की ऊंचाई क्या है ये आपको बतानी है। चलो, जैसे मान लो ये अपने पास क्या है? एक शंकु था और इसको यहां से काट दिया गया। ठीक है, काट दिया। इसकी हाइट कितनी थी पहले? 40 सेंटीमीटर है। तो इनका जो आयतन है उनका रेशो आपको दे रखा है, 1/64 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/4 की पावर 3। तो इसको भी मैं 4 की 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। तो जो आयतन होता है वो क्या होता है? क्यूब के अंदर होता है। आयतन क्यूब के अंदर होगा। और जैसे हाइट नापनी हो, जो एरिया होगा, एरिया वो क्या होगा? 1/4 के होल स्क्वायर, ऐसे उस रूप में होगा। लेकिन जो हाइट है, जो त्रिज्या है, वो होगी 1/4 के रेशो में। तो टोटल हाइट 4 है, छोटे वाले की हाइट क्या है? 1 है। तो टोटल हाइट 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 40। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 ओ 10। ठीक है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? 10। और ये बची हाइट कितनी आ जाएगी? 30। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? शंकु के आधार से समतल की ऊंचाई कितनी है? तो आप बोलोगे 30 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। एक पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण उसे भरने में 4.5 घंटे लगते हैं। यदि कोई अन्य प्रवेश या निकास मार्ग खुला न हो तो पूरी भरी हुई टंकी को रिसाव से कितने समय में खाली कर सकते हैं, ये आपको बताएं। तो जो एक पाइप है, पंप है, वो 3 घंटे में भर सकता है। जब तक हमारा पेन सही होता है तब तक आप इस सवाल को करो और आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर फेंक के मारो। चलो देखते हैं सही होगा पेन, सही होगा। चलो, पाइप है वो 3 घंटे में भरता है, और जो पाइप प्लस जो लीकेज है वो उसे भरता है 4.5। इसको लिख सकते हैं 9/2 घंटे। इनका एलसीएम लेते हैं, 9 आ गया। तो पाइप भरेगा इसे 1 घंटे में 3, और पाइप प्लस लीकेज इसे करेगा 9 दूनी मतलब 2 यूनिट ही भर पाएगा। 2 यूनिट अगर अकेला पाइप 3 भर रहा है और जो पाइप और लीकेज हो वो क्या कर रहे हैं? 2 भर रहे हैं, तो लीकेज कितना खाली कर सकता है? तो आप बोलोगे 1 खाली कर सकता है। तो भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा वो जो रिसाव है? तो 9/1 बराबर 9 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, चलो। एक साइकिल चालक 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1 घंटे विश्राम करता है और फिर 2 घंटे में 80 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कैसे निकालें? तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय क्या निकालता है? वो निकालता है वेग, वेलोसिटी। और आपसे पूछा है औसत चाल, तो औसत चाल आ गया कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, चलो। एक हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है।
एक हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया जिसका भार कितना है 2.2/4/1/3 है। यदि इसे 4 बराबर टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो 60,000 की हानि होती है। तो हीरे का मूल मूल्य कितना है ये आपको बताना है। हीरे कितना है 2 4 6 6 4 10। चलो मान लेता हूं मैं हीरा 10 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि इसे 4 बराबर भागों में तोड़ा जाता है। 4 बराबर भागों के अंदर तोड़ा जाता है तो मान लेता हूं मैं इसको 4 बराबर भागों में तोड़ेंगे 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 क्या है क्वेश्चन में दे रहा है कि वर्ग के इक्वल है, इसकी प्राइस वर्ग के अनुपाती है। तो वर्ग कितना है 25 का वर्ग क्या होता है 6.25 2.5 का। तो इतने कैसे हैं कितने हैं ऐसे समान 4 टुकड़े हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 चौक 24 और 25 हो गए 25 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 कितना हो गया 100 गया। तो कितने का नुकसान हो रहा है यहां पर नुकसान हो रहा है 75 का। और 75 की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 60,000। चलो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले काटो 15 से एक की वैल्यू क्या आएगी तो आप बोलोगे एक की वैल्यू 15 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगी 15 चौक 60 4,000। पेन से हो जाना तो अभी बताता हूं जब तक आप निकाल लो एक की वैल्यू ये हो जाएगी 4,000/3। एक की वैल्यू अपने पास आ गई 4,000/3 और 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। एक मिनट रुको 4 नहीं आएगा 5 आएगा 5। एक की वैल्यू निकालोगे 15 का भाग दोगे कितनी बार गया 4,000 बार बच्चे पास 5 का भाग देंगे कितनी बार गया 800 बार। तो एक की वैल्यू 800 है 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 80,000। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलो x + 1/x = 5 दे रखा है तो x³ - 5x² + 5x/x² + 1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जो x है यहाँ पे x से इसको करते हैं मल्टीपल करते हैं तो x² + 1 = 5x हो जाएगा। और यहाँ पर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो x² - 5x + 5/x² + x² + 1 है इसकी वैल्यू क्या आ गई 5x। इसको इस x से कैंसिल हो गया तो इसको अगर आप लिख सकते हो x² - 5x इक्वल क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या है x² - 5x -1 + 5/5 इक्वल क्या हो गया 4/5। कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलो 5 संख्याओं का औसत 30 है तो यदि उनमें से 4 संख्याएं 25 35 38 और कितनी है 32 है तो पांचवी संख्या क्या होगी। तो ये 30 से कितनी कम है ये 30 से -5 है ये +5 जाता है ये -2 है ये +2 है तो क्या हो गया माइनस से माइनस 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 0 0 ज्यादा है। इसका मतलब पांचवी संख्या क्या होगी 30 ही होगी। क्या होगी 30 ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको इस तरीके से अच्छा नहीं लगता या समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है 5 संख्या को औसत 30 है तो 5 को मल्टीपल करो 30 से कितना गया 150 और चारों संख्याओं को ऐड करो तो चारों संख्या आ जाएगी 120 तो 150 में से 120 माइनस करेंगे तो पांचवी संख्या अपने पास क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली ट्रेन 120 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। दूसरी ट्रेन 180 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी ये आपको बताना है। जैसे मान लो एक ट्रेन है
ये है, और दूसरी ट्रेन है ये है। इसकी जो लेंथ है 120 मीटर है, इसकी लेंथ 180 मीटर है। चलो, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर हावर, और इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर हावर। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस एक दूसरे की लंबाई के इक्वल होती है, कितना है 300 मीटर, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में आ रहा है तो ऐड होगी। तो 54 कितना होता है 126। 1 किलोमीटर पर घंटे में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 बटे 18, मतलब 18 ऊपर चला जाएगा। 18 से कैंसिल करो 7 बार, इसको कैंसिल करो कितने बार, 60 बार। तो क्या आ गया अपने पास 60 बटे 7। तो क्या पॉइंट में 7 का भाग दो, 7 8 56, बचा कितना 40, 7 7 49, 8 पॉइंट, एक मिनट 40, 7 पंजे 35, और फिर आएगा 7 7 8.57 आ रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी हुई है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 24 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको बताना है। ये दीवार है और ये मान लो सीढ़ी है। फिर से पेन खोलो, जब तक पेन सही होता है तब तक आप इस सवाल को करिए। कर लिया आपने? आपके लिए क्लास लेने में देखो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। कभी कभी ये पेन परेशान करता है। तो ये मान लो ये सीढ़ी अपने पास, ये सीढ़ी है, ठीक है। और कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण। तो ये कितना होता है 90, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है, सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 24। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा छोटा सा, 30:60:90 के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर 30 के सामने 1 यूनिट है तो 60 के सामने √3 है, और 90 के सामने कितनी होगी, 2 होगी। तो आपको क्या यहाँ पर वैल्यू 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपसे पूछा है ये डिस्टेंस पूछी ये वाली, तो 1 की वैल्यू पूछिए कितनी आ गई 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी आयताकार मैदान की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर मापी जाती है तो ऐसा यूनिट में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 120 लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कर दो इसे, बाहर 5 60 का 0 बचे 6, और बाहर 7 84 6 कितने हो गए 90। तो 90 लिख दी, कितना हो गया 9 4 हो गया। पेन खराब हो गया, गलती ये हुई है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ये क्या है, 9000 है। चलो, एक कार बिंदु ए से बिंदु बी तक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलती है और कुल 200 मीटर की दूरी तय करती है। यदि ए और बी के बीच सबसे छोटी सीधी दूरी 120 मीटर है, कौन सा कथन दूरी और विस्थापन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दूरी क्या है, जितना आप ट्रेवल करोगे, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी करो, वो दूरी होगी। तो दूरी क्या होगी, 200 मीटर होगी। तो ए और डी के अंदर ही 200 मीटर दे रखा है। और जो विस्थापन है वो क्या होगा, जहां से मैंने स्टार्ट किया और जहां पर मैंने अंत किया, उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वही क्या होगा, विस्थापन होगा। तो किसमें दे रखा है 120 है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। सोहन घर पहुंचने के लिए कुल 760 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह 160 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करता है, तो उसे 8 घंटे लगते हैं।
यदि वह 240 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करे तो उसे कितना समय लगे, 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो ट्रेन और कार की चालों के बीच अंतर कितना है, ये आपको बताना है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इसे स्टार लगा लीजिए। चलो, ट्रेन है, ट्रेन से वो चलता है 160 किलोमीटर, तो कार से कितना चलेगा, 600 किलोमीटर। तो कितना टाइम लेता है, तो वो टाइम लेगा 8 घंटे। अगर वो ट्रेन से चलता है 240 और शेष दूरी कितनी बचेगी, 540, ये बचेगी ना, 520, 520। तो क्या होगा, कितना टाइम लेगा, 12 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो 8 घंटे 12 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है तो उसे 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। अगर वो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता तो कितना लगता, 12/80। ठीक है, अगर मैं काम करूं कि इसको पूरी डिस्टेंस बाकी की बच रही है 160 माइनस 600 की 600 भी मैं इसी से चला दूं ट्रेन से, तो कितना समय ज्यादा ले लेगा, कितना समय ज्यादा ले लेगा। तो आप बोलोगे सर वो ले लेगा, एक बार पेन से बताने दे, वो लेगा 12/80 इंटू 600, क्या लेगा, ये लेगा, चलेगा जीरो डिस्टेंस, कार से जीरो डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, तो ये कितना समय अधिक लेगा, यार पेन से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है भाई, जब जाके सही होता है ये, कभी कभी तो रिक्वेस्ट कार नहीं पड़ती, रिक्वेस्ट भी ऐसे खाली चली जाती है। तो 12/80 इंटू 600, ठीक है, काटते हैं, जीरो से जीरो, 4 से कटा, कितनी बार कटा, 3 बार, ये 2 बार, 30, तो कितने एक्स्ट्रा लगेंगे, 90 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 90 मिनट का मतलब क्या होगा, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 9.5 आवर हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब अपने पास आ गया, अगर वो पूरी दूरी 760 किलोमीटर ही अगर वो ट्रेन से चलता है तो 9.5 घंटे लेता है, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड निकालते हैं, कितनी है, 760 बटे कितने, 9.5, इसे मैं लिख सकता हूँ 19/2, तो 19 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, 19 चौक 76 40। तो ट्रेन की स्पीड अपने पास निकल कर आई 80 किलोमीटर पर आवर आई। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कार की स्पीड, कार की स्पीड निकालो। अगर ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर है तो 160 चलने में कितना समय लेगी, 2 समय लेगी, 2 घंटे लेगी ना। तो 8 में से 2 घंटे ट्रेन ले रही है, तो बच्चे 6 घंटे कौन ले रही है, कार। तो 6 का भाग दे, इसकी स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्पीड का, वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो 20 किलोमीटर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दे रखा है कि एक 20 लीटर घोल में चीनी और पानी का अनुपात 2:5 है। यदि वाष्पीकरण के कारण आयतन में 35% की कमी हो जाती है और केवल पानी वाष्पित होता है, तो चीनी और पानी का नया अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। 2 और 5 के रेशो में है, तो टोटल कितना है, 7। 7 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 42। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 6 होगी कि नहीं होगी, देखो पेन सही नहीं लिख रहा है, आप परेशान ना हो, मैं आपको बता देता हूं। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई है। तो शुगर और वाटर कितना है, 6 दूनी 12 और
30 है। क्वेश्चन में आपको दे रखे 35% आयतन की कमी होती है तो पूरा पानी ही उठता है। तो 42 का 35% कितना है? 42/100 गुणा 35। 5 से काटो, कितनी बार गया? 20 बार। ये गया 7 बार। ये कितना आ जाएगा? 2.1। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14.7। तो क्या हो जाएगा? 14.7 की कमी होगी। तो ये कितना हो गया? 12 के 12 ऐसे कैसे, इसमें से 15 गया तो 15.3। एक पॉइंट हटा तो एक जीरो लग जाएगा। तो 3 से काटो, कितनी बार गया? 40/51। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 40/51। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 5 वर्षों में 21,500 और 8 वर्षों में क्या हो जाती है? 26,000 हो जाती है। तो मूलधन क्या है ये आपको बताना है। मूलधन चलो मान लो हम मूलधन कुछ भी नहीं है, ये पता। 5 वर्षों में कितना हो रहा है? फिर से पेन प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन को करिए तब तक, जब तक हमारा पेन सही होता है तब तक आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर फेंक कर मारिए। फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा राइट आंसर क्या है। नहीं हुआ। हाँ हो गया, हो गया। पेन से हो गया। चलो मैं बताता हूँ। आपने अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब देखिए सॉल्यूशन देखिए। 21,500 था, फिर कितना हो गया? 26,000 हो गया। ठीक है, ये कितने वर्ष में बढ़ा है? ये बढ़ा है 5 वर्ष के अंदर। और जो ये बढ़ा है यहां से यहां हुआ है, कितने वर्ष में बढ़ा है? 3 वर्ष में। और ये टोटल 8 वर्ष के अंदर। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया? तो 3 वर्ष में बढ़ गया 4500। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? आप बोलो 3 का भाग दे दो, कितना आ गया 1 वर्ष में? 1500 ब्याज बढ़ जाएगा। और 5 वर्ष के अंदर 15 को 5 से मल्टीपल को 1500 को कितना हो गया? 7500 बढ़ गया। तो जो ये राशि आएगी उसमें से 7500 माइनस करेंगे 21,500 में से, तभी आएगी। तो ये राशि क्या आ जाएगी? 14,000 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अगला सवाल आपके सामने। एक डीलर 2700 और 2750 में एक मेज खरीदता है। वह पहले इसके मूल्य को 28% अधिक अंकित करता है, फिर ग्राहक को 12% की छूट देता है। यदि ग्राहक विक्रय मूल्य पर 5% जीएसटी भी देता है तो डीलर द्वारा अर्जित लाभ क्या है यह आपको बताना है, जीएसटी को छोड़कर। ठीक है, चलो इसको क्या करना है? a+b+ab/100 वाले कॉन्सेप्ट से करना है। क्योंकि अब यहां पर आपको क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। a+b+ab/100। जब तक पेन सही लिखना चालू करता है तब तक आप इस वाले कॉन्सेप्ट से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। दे दिया? नहीं दिया तो चलो मैं बताता हूँ। कितना अंकित करता है? 28% अधिक अंकित करता है। ये प्लस में होगा। डिस्काउंट देगा तो वो माइनस के अंदर होगा। तो कितने डिस्काउंट दे रहा है? 12% की। ए प्लस का है, बी माइनस का है, तो ए बी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 × 12/100। तो 100 लगा, ये ला कितना हो गया? 18। 28 दूना 56 का 6 बचे 5, 28 से कम 28 और 5 33, 3.36। तो 28 में से क्या करना है? माइनस करना आपको 15.36। 16 ही माइनस कर दो 12.66 और 64। 12.64% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सेकंड लास्ट सवाल है ये आपका।
चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। मनोज अपनी आय से चीनी का अपना खर्च केवल 15% बढ़ा सकता है। अपने खर्च को संतुलित रखने के लिए उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, बताओ। पहले मान लो 100 खरीदते थे चीनी, अब उस पर 20% की वृद्धि हो गई कीमत, तो अभी कितनी हो गई 20%? 120। और क्वेश्चन में बोला कि वो खर्च को केवल 15% ही बढ़ाता है। खर्च को कितना बढ़ाएगा? 15%। मतलब जो कीमत है वो तो 120% हो रही है, और खर्च है, खर्च कितना रख रहा है? खर्च को तो 115 ही रख रहा है। तो जो खपत है उसको कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा? चलो बताते हैं। पेन बहुत प्रॉब्लम किया है आज क्लास के अंदर। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अगर किसी को पता है तो वो बताए मुझे पेन को सही करने का। तो ये क्या हो गया? 115। तो कितना कम करें? 120 से 115 आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 120 बटे कितना कम आ रहा है? 120 से 5 कम आ रहा है, इंटू 100। एक काट दिया, 5 बटे 6 मतलब 25 बटे 6। इसका मतलब क्या हो गया? 4 सही 1/6%। तो 4 सही 1/6% कमी करनी पड़ेगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट सवाल आपके साथ। एक नाव एक नदी में 40 किलोमीटर की धारा के अनुकूल और फिर 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है, तो शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर पर घंटे और धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटे है, तो कुल समय कितना है? ये सवाल तो हमने स्टार्ट में कर लिया था, तो रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास के अंदर 49 क्वेश्चन किए हैं, जो ALP के CBT 2 के अंदर पूछे गए मैथ के सवालों में से टॉप सवाल थे। इन जो 49 सवाल थे, लगभग 50 सवाल थे, उनसे क्या हुआ? जितने भी सवाल आए थे उन सभी का ये निचोड़ था। इसी टाइप के सवाल और पूछे गए थे। तो ये सवाल आने वाली एग्जामों के लिए, जो रेलवे की एग्जाम आएगी, जैसे NTPC हो, ALP वाली हो, ग्रुप डी हो, SI वाली जो RPF SI कांस्टेबल वाली हो, तो उनके अंदर ये बहुत ही यूजफुल होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? इस क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे वो भी इन क्वेश्चनों को देख सके और आगे आने वाले एग्जाम में इन सवालों का फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।